गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सीपेट। तो सीपेट जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है और इसको पीएम मोदी जो है उन्होंने जयपुर में लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। तो इसको जो है बनाया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है ताकि जो यूथ ऑफ राजस्थान है उनको स्किल्ड नॉलेज दी जा सके, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की जो नीड्स है उसको वहाँ पर पूरा किया जा सके। ठीक है, अब ये एक सेल्फ सस्टेनेबल है, ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट इसमें बार बार पैसा डालती रहेगी इंस्टीट्यूट में। ये अपने आप जो है एक तरह से बिजनेस की तरह चलाएंगे इसको, ये सेल्फ सस्टेनेबल होगा, इसमें फंडिंग की अब जो है वो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीपेट है क्या असल में? ये भी तो जयपुर में जो लॉन्च किया ये तो अलग है, बट वैसे असल में जो सीपेट है वो सबसे पहली बार 1968 में बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला बनाया गया था चेन्नई में, यूएनडीपी की जो है मदद से बनाया गया था। सबसे शुरुआत में इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ होता था कि प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ को में कंट्रीब्यूट करना, लेकिन लेटर ऑन इसको जैसे कि जैसे एवोल्यूशन हुआ, हमारे पेट्रोकेमिकल सेक्टर के जितने भी हमारे उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारा जो है उसके ग्रोथ का जो जिम्मा है वो उसको सीपेट को दे दिया गया है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था शुरू में वो प्लास्टिक इंडस्ट्री था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसको पेट्रोकेमिकल सेक्टर पूरा ही जो है वो उस पर रिसर्च करने के लिए और उसकी जो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने के लिए इसको इसका जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। सीपेट, सो पीएम मोदी हैज रिसेंटली inaugurated this CPET. It's a petrochemical technology institute, and uh, it has been jointly inaugurated and it has been jointly set up by the Rajasthan state government as well as the central government. So it will be running on a self-sustainable basis. It will not be needing any injection of funds from the government again, and this will fulfill the needs of petrochemical sector, and it will of course also provide skilled knowledge to the youth of Rajasthan, because there will be courses where there will be research which will be conducted in this CPET regarding the petrochemical industry needs. Okay, so about CPET. So CPET was initially envisioned as an institution which was which would contribute to the growth of plastics industry only, but later on its scope was expanded and the entire product line under the petrochemical sector was accorded to it. Okay, so it was established in 1968 by the government at Chennai with the help of United Nations Development Program, and it falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. And this CPET provides technological support and research for the petrochemical sector. Okay, so now let us see the next topic, which is elder line. तो आज 1 अक्टूबर को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एल्डरली लाइन जो है हमारी एक हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर है 14567, ये डेडिकेट करेंगे कंट्री को। तो शुरू में तो जो ये एल्डर लाइन जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और टाटा ट्रस्ट का एक पायलट प्रोजेक्ट था, और ये क्योंकि सक्सेसफुल रहा इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसको हम सारी स्टेट्स में जो है वो एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये फीचर्स इसके देखते हैं। 7 दिन जो है ये काम करेगी हेल्पलाइन, 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 8 बजे तक होगा, और क्योंकि ये नॉन एमरजेंसी सर्विसेज है इसलिए सिर्फ 12 घंटे काम करेगा, ये 24 घंटे काम नहीं करेगा। नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स जो है वो ये एल्डर लाइन ऑफ कोर्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के साथ मिलकर और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट, अगर कोई एल्डर जो है एल्डरली जो है लोग हैं उनको अब्यूज़ किया जा रहा है तो उनको बचाना, फील्ड इंटरवेंशन करके उनको रेस्क्यू करना, तो ये सारे काम जो है इसी हेल्पलाइन के थ्रू किए जाएंगे। और आजकल जैसे पेंडेमिक के टाइम पर ज़्यादा सपोर्ट दे सकेंगे सीनियर सिटीजन्स को, ऑन टाइम जो इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी उनको कि उनकी मेडिकल नीड्स, उनको इमोशनल सपोर्ट देना, जो भी उनकी नीड्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ये कोलैबोरेट करके ये एल्डर लाइन जो है उनको पूरा करेगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, एल्डर लाइन. So, on the occasion of International Day of Older Persons, Vice President of India will be dedicating this helpline to the nation. And this was a pilot project, and it was launched in March 2019, and it was running in government of in Telangana as a mission
as a mission mode project by the government of Telangana and Tata's trusts. And recently, Ministry of Social Justice has decided that they will be expanding this program to all the states. So now this elder line will be a non-emergency service, so it will not be operating for 24 hours, but it will be operating for 12 hours. And with the help of National Institute of Social Defense and state governments, the Ministry of Social Justice and Empowerment has decided that this will be expanded to the entire country. So this helpline will be providing guidance, information, support, emotional support, and even field intervention in cases of abuse and rescue to them, of course, with the help of state government departments and state police in this case. So it basically aims to provide good quality of life to senior citizens. Okay, so now let us see the next topic, which is Sacred Portal. तो सेक्रेड पोर्टल जो है वो है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी पोर्टल. तो ये एक तरह से आप सोच लो कि जो एल्डरली लोग हैं उनका एक तरह से naukri.com, indeed.com या जो एक जॉब या एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीख करने के लिए उनके प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है. ठीक है, तो क्योंकि हमारी अब देखने को मिला है कि सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है. ऑलमोस्ट सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से ऑलमोस्ट 10.5 करोड़ जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन है. इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन जो जॉब करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, उनके लिए ये पोर्टल बनाई जा रही है. और ये इस पे अपने आप को वो रजिस्टर कर सकते हैं. इस पे जॉब प्रोवाइडर्स भी अपने आप को रजिस्टर करेंगे. फिर वो देख सकते हैं कि अगर वो उनका डिटेल देखकर या उनको कितना एक्सपीरियंस है तो उनको जॉब्स दे सकते हैं. ठीक है, अब इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं दे रही पोर्टल कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे. जैसा कि ऑफकोर्स जैसा आप naukri.com या कोई indeed.com या कोई भी monsterjob.com जो भी है, वो आपको कोई गारंटी तो नहीं देती, बस वो आपको इंटरेक्ट करवा देती है एम्प्लॉयर्स के साथ, ताकि आप एक दूसरे से बात कर लो. और अगर आपको लगता है तो वो आपको जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो आपको जॉब दे सकता है. ठीक है, तो वही एक सेम प्लेटफॉर्म है ये, और इसको डेवलप कर रहा है हमारा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है. ठीक है, तो इनिशियली गवर्नमेंट जो है इसमें 10 करोड़ रुपए की फंडिंग डालेगी और 5 साल तक 2 करोड़ रुपए हर साल देगी. और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो उसको और फंड दिया जाएगा, वरना इसको सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पर चलाया जाएगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. सेक्रेड पोर्टल. So there has been a steady rise in the population of senior citizens in India, and we have seen, according to the 2011 census of India, that the population has reached the level of almost 10.5 crore, and that's why the government has decided that in case some senior citizens are seeking jobs or employment, then they would be they can seek employment through this portal, namely Sacred. The full form of Sacred is Senior Able Citizens for Re-employment and Dignity Portal. So it will basically work as a naukri.com, okay, and in which the senior citizens can register themselves, of course, with the help of voluntary organizations who will be helping the senior citizens to apply for the jobs, to create an account on this platform. And any company, firm, even individual or any partnership firm, they can search for these individuals or these senior citizens, and they can provide them jobs. Okay, so of course, like any other employment exchange, like any other employment platform, this Sacred Portal will not be providing any guarantee that you will definitely get a job, but they are just providing you a platform where stakeholders like the senior citizens who are seeking job and the companies who are offering jobs, they can meet and discuss the situation. Okay, so this portal will be developed by the NIC, which is National Informatics Center, and initially 10 crores rupees will be spent by the Ministry of Social Justice, and later on for 5 years they will be spending 2 crore rupees as maintenance grant, and later on, if the portal works fine, then an additional funding would also be given, and this is basically a pilot project for 5 years. Okay, so now let us see the next topic, which is India Exports Portal. तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है, उन्होंने इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2020 पोर्टल जो है वो बनाकर दिया है. अब इसमें क्या होगा कि MSMEs जो है उनको डिटेल दी जाएगी कि कौन से, अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो है वो मेंशन किए गए हैं कि इन जो MSMEs इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं
उनको हम जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जैसे समझ लो आप कोई पेन बनाते हो, ठीक है, तो जो पेन बना रही है कोई एमएसएमई, तो वो इस पोर्टल पे देख सकते हैं उसके एमएसएमई के जो ओनर्स हैं या जो जो भी चला रहे हैं उसको, कि आजकल इंटरनेशनल मार्केट कैसी चल रही है पेन की, कौन सी और सी ऐसी मार्केट्स हैं जिसको हम टैप कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, वो पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल को बनाया गया है। अब ऑफ कोर्स इसमें 1 लाख एमएसएमईज को टारगेट करने का प्लान है, और ये कहा जा रहा है कि इस पोर्टल की हेल्प के थ्रू 30,000 प्लस एमएसएमईज जो है वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में और आ जाएंगी, ठीक है। सो ये प्लान है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज का। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैज inaugurated this India Export Initiative and India Exports 2021 portal of India, and this portal is basically providing advisory services to the MSMEs who are involved in certain in the export of certain products, and they will be given support in the form of informational advisory, and this portal will act as a knowledge base for exports. Like I've given you an example that in case someone is in the business of making pens, then they will be they can see, browse through this portal and see what are the trends in the market, what are the potential markets, and how they can decrease their costs, and how can they so as to compete in the targeted market, what are the export procedures, how the country, the targeted country, what are the import procedures in that country. So all the information will be provided through this India Exports portal. Okay, so the government is targeting that almost 1 lakh plus MSMEs will be benefited through it, and 30,000 plus MSMEs will start exporting because of this particular portal, as this portal will eliminate the informational asymmetries currently prevailing in the market. Okay, so now let us see the next topic, which is renewable energy certificates. तो यूनियन पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो है उन्होंने जो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के मैकेनिज्म में अमेंडमेंट्स जो है वो अप्रूव कर दी हैं। अब क्यों की है? क्योंकि एमर्जिंग चेंजेस हैं, आपकी जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र आपकी जैसे टाइम बदल रहा है, तो इसको जो हमारे REC जो मैकेनिज्म है उसमें भी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अब REC होता क्या है? REC ये होता है, समझ लो कि एक अब समझ लो टाटा पावर है, ठीक है। टाटा पावर कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन मैं एक छोटा समझ लो या मैं भी एक बड़ा भी लगा सकते हैं, तो मैं एक बड़ी कंपनी हूँ और मैं सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसा नहीं कि आप इतना पोल्यूशन क्रिएट करते रहो, अगर आप 100 किलोवाट की आप एनर्जी बना रहे हो तो आपको एटलीस्ट 40 किलोवाट्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने हैं, ठीक है। तो अब जो टाटा पावर है वो सारा कोल से बनाता है, ठीक है। तो उसके पास 100 किलोवाट अगर वो अलग से इन्वेस्टमेंट करेगा और अलग से बनाएगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जैसे मैं 100 किलोवाट सारा का सारा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाता हूँ। मेरी जो है जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कितना है, सिर्फ 40 किलोवाट्स। टाटा का भी 40 किलोवाट्स है, लेकिन टाटा नहीं बना सकता वो 40 किलोवाट्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो 100 किलोवाट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो मेरे एक्स्ट्रा 60, मेरे 40 की तो मेरी ऑब्लिगेशन है, जो मेरे एक्स्ट्रा 60 होंगे, 60 किलोवाट, ऑफकोर्स ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ किलोवाट वगैरह के, असल में मेगावाट आवर की जो है वो डीलिंग होती है, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं किलोवाट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो मेरे एक्स्ट्रा 60 किलोवाट होंगे मैं उसको ट्रेड करूँगा, मतलब समझ लो मैंने 40 जो है वो टाटा पावर को बेच दिए, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट्स वो उनके कुछ पैसे दे देंगे कि हाँ आपने मेरे बिहाफ पर समझ लो एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी और मैं आपको इस बात के पैसे देता हूँ। तो गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि हाँ ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर कि किसने प्रोड्यूस किया, एज लॉन्ग एज जो है ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी हो सके, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट से ही होते हैं कि कई लोग जो है वो इसी बिजनेस में हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं। देखो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में अगर समझ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतनी कम नहीं होती, 1 गीगावाट की अगर रिक्वायरमेंट है तो इट डज़ नॉट मैटर कि उस 1 गीगावाट में अब समझ लो कि 500, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 500 मेगावाट जो है हम सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी से चाहते हैं। तो इट डज़ नॉट मैटर कि वो उसको टाटा प्रोड्यूस करे, उसको अदानी प्रोड्यूस करे, उसको रिलायंस प्रोड्यूस करे, उसको अमेजॉन प्रोड्यूस करे या कोई भी प्रोड्यूस करे, ठीक है। एज लॉन्ग एज 500 मेगावाट जो है
वो पूरा हो जाता है तो हमारे लिए वो ठीक है, हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं कि हमारा 50% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कंपनीज नहीं प्रोड्यूस कर सकती, जो जिनके पास कुछ रिक्वायरमेंट जो है, जो उनके पास कुछ ना कुछ, जिनको लगता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है या फिर उनके पास अभी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो क्या करती हैं कि जो कंपनीज जो हैं ही इसी बिजनेस में, जो रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही जो अपना जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उनसे वो रीन्यूएबल एनर्जी जो है के सर्टिफिकेट्स वो ट्रेड कर लेती हैं, एक तरह से मार्केट में उनसे खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने जो है कुछ इसको 2010 में एक पैन इंडिया मार्केट बना दी थी कि रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स जो है वो आप खरीद सकते हो, अगर आप खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप जो है सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस कर सकते हो कि देखो मेरे बिहाफ पर जो है वो किसी और ने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब उस मैकेनिज्म में जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। पहले तो कुछ दो टर्म समझ लेते हैं, एक तो होता है फोरबेरेंस प्राइस और एक होता है फ्लोर प्राइस। तो फोरबेरेंस प्राइस ये है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये कहता है कि वो एक मैक्सिमम प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं, कि ये नहीं कि आप जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है उसको मैक्सिमम प्राइस है कुछ, इससे ऊपर आप जो है वो प्राइस पे नहीं बेच सकते, ठीक है। अब टाटा का मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, समझ लो कि उनको अपना रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फाइल करने के जो है वो टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो कि उनको सर्टिफिकेट बेचना चाहती है तो वो बहुत ज़्यादा उनको प्राइस पे ना बेचे, क्योंकि फिर तो बहुत अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है फोरबेरेंस प्राइस बता देती है कि इससे ज़्यादा प्राइस पे आप नहीं बेच सकते। ये नहीं कि मैं उनको जो असल में मार्केट प्राइस 1000 में बेच रहे हैं, क्योंकि लेकिन मैं देखूँ कि बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है तो मैं उसको 10 लाख में बेचना शुरू करूँ, ठीक है। तो CERC जो है वो बताता है कि मैक्सिमम प्राइस क्या है। और जो फ्लोर प्राइस है वो कैसे निकाला जाता है, जनरली फ्लोर प्राइस होता है कि जो प्रोजेक्ट वायबिलिटी रिक्वायरमेंट और एवरेज पावर परचेज कॉस्ट, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से जो आपकी पावर परचेज की कॉस्ट होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और पावर प्रोजेक्ट वायबिलिटी रिक्वायरमेंट, और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, एक वायबिलिटी कितनी है उस, जब समझ लो कि अगर सोलर पावर से प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो सोलर पावर के तो रेट आपको पता है 2.5-3 रुपये चल रहा है आजकल। तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कि मार्केट प्राइस उसका 2.5-3 रुपये चल रहा है, तो और उसको देखते हुए और पावर परचेज कॉस्ट कितनी कॉस्ट लगी है, तो उसके बेसिस पर फ्लोर प्राइस एक डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो जनरली फ्लोर प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मार्केट में जो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है वो बिकते हैं। तो अब जो है न्यू चेंजेस में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फ्लोर एंड फोरबेरेंस प्राइजेस हैं वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम टोटल जो है वो मार्केट में डिटरमिन्ड प्राइसिंग होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसा ऑलरेडी कर चुकी हैं कि अब वो सरकारें नहीं बताती कि क्या प्राइस होगा, मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स होते हैं। दूसरा, जो REC होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, उनकी पहले एक लिमिट होती थी कि आप उसको, ये नहीं कि आप उसको 10 साल चला रहे हो, किसी ने अगर एक बार जनरेट कर दी इलेक्ट्रिसिटी और उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसकी कुछ वैलिडिटी होती है कि 1 साल में आपको बेचना ही बेचना है या 2 साल में आपको बेचना ही बेचना है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप परपेचुअल है, जब मर्जी तक आप उसको बेच सकते हो। एक बार मैंने रिन्यूएबल एनर्जी अगर 1 किलोवाट की बना दी है तो जो उसका सर्टिफिकेट है मैं चाहे उसको आज बेचूं चाहे उसको 10 साल बाद बेचूं, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, होर्डिंग हो सकती है। तो कोई कंपनी ऐसा कर सकती है कि वो बहुत सारे जो है RECs जो है उसको होल्ड करके रख सकती है फ्यूचर के लिए। जब उसको लगेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस मिल रहा है इस टाइम पर REC का, तो उसको वो बेचना शुरू करेगी, ठीक है। तो होर्डिंग्स से बचाने के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कहा गया कि आप ये मॉनिटर करोगे, सर्वेलेंस करोगे कि कोई होर्डिंग ना करे इस सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। फिर जो है जो RE जनरेटर जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं, क्योंकि जो जनरेट करते हैं वही बेचते हैं अपने ये सर्टिफिकेट्स को, ठीक है, उनको कहा गया है कि अब आप जो आपका पावर परचेज एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आप जो है वो इशू कर सकते हो RECs को। मतलब कोई आपको ऐसा लिमिट नहीं है कि आपको आप कब तक सिर्फ जो है वो RECs को बेच सकते हो। आप जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनको कहा कि आप 25 साल तक बेच सकते हो, ठीक है। बाकी अब टाइम लिमिट जो 25 साल की उसको हटा के कर दिया कि जब तक आपका पावर परचेज एग्रीमेंट है किसी के साथ आप उसको तब तक बेच सकते हो। फिर जो RECs जो है जो जनरेट करती हैं एंटिटीज़, तो उनको कहा है कि आप जो डिस्कॉम्स हैं, पावर डिस्कॉम्स, अब आपको पता है ना जो स्टेट की पावर डिस्कॉम्स हैं उनके भी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि वो 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल पावर प्लांट से खरीद कर आप जो है वो अपने स्टेट में बेचें। उनको भी 40%, 30% या 40% या आई थिंक है 40% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो है परचेज करके वो बेचनी पड़ती है। तो वो भी खरीद सकती हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पूरा प्रोसेस को जो है वो CERC जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वो ही जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये न्यू चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि
एक तो emerging changes हैं, emerging जो है मार्केट है, और बहुत इंटरनेशनल मार्केट जो है वो उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ मैच करना भी ज़रूरी है। एडिशनल एवेन्यूज़ मिल जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी प्लेयर्स को, ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी इस मार्केट को, अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, रैशनलाइजेशन हो जाएगी, तो ये मार्केट जो है वो थ्राइव करने लगेगी, ठीक है। So now let us see this topic in English. Renewable energy certificates. So recently, Union Minister of Power and New and Renewable Energy has decided that they will be making some amendments to this renewable energy certificates mechanism. So the intent behind this decision is to adapt to the recent emerging changes in this market and make it market friendly, flexible for the producers. So the renewable energy certificates are market based instruments in which anyone who holds this certificate, it means that concerned person, the holder of these certificates, has produced 1 megawatt of megawatt hour of electricity anywhere. Okay, so it does not matter if Tata has not actually produced it. If the company is actually holding a 1 megawatt hour renewable energy certificate, it means that they have produced it. Okay, so someone else may have produced it on their behalf, but because they have produced this certificate, so it means that they have uh, fulfilled the requirement of their renewable purchase obligation. Okay, so there is a market in which these renewable energy certificates are traded, and this market was established in the year 2010. So there are two terms: forbearance price and floor price. So forbearance price is basically the maximum price in which is decided by the Central Electricity Regulatory Commission, beyond which the RSCs cannot be sold to the power exchanges. Okay, and floor price is determined using the project viability requirement and the average power purchase cost. So this is also basically price regulatory mechanisms which CRC uses so as to control the REC market. But the new changes are saying that these floor and forbearance prices will not be required to be specified by the CRC. So these now market determined rates will follow, and there will be no requirement of RECs to be limited to a certain time. So now the RECs, these renewable energy certificates, would be perpetual. They will not have any expiry date. In case the company wants to sell it today, they can sell it today. But if they want to sell it, say 20 years later, then they can sell it later on also. Okay, so but there will be a problem in case some companies will start hoarding of RECs so as to wait for the time when the market price of RECs will rise, and then they would plan to sell all these RECs so as to earn profits. So for that to deal with that problem, CRC has been empowered that they will monitor and survey and do surveillance in the market so as to see if so as to see that no company or no renewable energy generator hoards these and RECs. Okay, so now REC generators have also been allowed that they can generate they can sell or they can generate these RECs for the period of power purchase agreements. Earlier, the even the RE projects, they have also been allowed to the existing RE projects who are generating this RECs, they have been allowed to continue RECs for 25 years, and from the new ones, the new RE generators, they will be able to sell, or they would be able to deal with the RECs for the period of PPAs. Okay, and now RECs will also be able to sell this RECs to discoms, the power discoms. You know that state governments have power discoms, and they have renewable purchase obligation. They cannot just go on and purchase coal based or coal based electricity or thermal electricity. And so the government mandates that they have to purchase, I think, at 40% of their electricity from renewable energy. So they can, these RECs, these renewable energy certificates, these discoms can also purchase them. And even open access consumers, any other consumer or any other entity who is involved in the business of emission of carbon dioxide, they also have some kind of obligation, RPO compliance. So they can also purchase these RECs to
fulfill their RPO compliance. Okay, and now they have been allowed that they can purchase these RECs beyond their RPO compliance. So if just take an example that a state power discom has an obligation that they would have to purchase 40% of their electricity from renewable energy sources. They can of course purchase RECs worth 40%, but now the government has allowed that they can purchase RECs beyond that 40% also. Okay, they can utilize it because now the validity of RECs is unlimited, so they can utilize the excess RECs purchased today in future year when they would not be able to purchase the RECs because of excessive market price. Okay, so all this mechanism, all these new changes would be implemented by the CERC. Okay, through a regulatory process. So the significance is that it will provide flexibility to the market. It will also it will of course flexibility to the players, and it will also rationalize this this renewable energy certificates market. Okay, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे. आज आप ग्रुप से जो है टेलीग्राम ग्रुप से वीकली जो है आप हमारी कंपाइलेशन उसको भी डाउनलोड कर लेना. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.